कौन सा लेक्चर है? इट लेक्चर 8? हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट कंडीशन फॉर रेजोनेंस, राइट? तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या था? ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल। सेकेंड कंडीशन क्या था? ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल मस्ट बी कोप्लानर। और उसमें थर्ड कंडीशन था ऑल एटम इन रेजोनेंस या इन कंपाउंड मस्ट हैव, कोई भी कंपाउंड में और इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ लोन पेयर, राइट? ओके स्टूडेंट, इस आर एस में हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे इसमें तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है बॉन्ड बनाकर, राइट? हाइड्रोजन का भी अपना जितना भी हाइड्रोजन है इसमें और जितना भी कार्बन है उसका ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैम श्योर आर पेयर्ड अप, राइट? और यहाँ से अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट, ध्यान से समझिएगा, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट एरो अगर गया भी है तो कंप्लीट एरो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करता है, राइट? तो इस आर एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? तो सर इस आर एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब यहाँ पे कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो अब कार्बन के पास बचा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑल आर पेयर्ड अप। देखिए तो पेयर्ड अप है, सही से देखिएगा तो पेयर्ड अप है, ऑल आर पेयर्ड अप, राइट? और यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 1 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? 1 लोन पेयर होता है, राइट? क्योंकि देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना साथ में,
एक कार्बन का खुद का और एक इस कार्बन का, राइट। दैट्स वाई यहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, राइट। अब मान लेते हैं कि फॉर मोमेंट अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे आज के क्लास में डिराइव नहीं करता तो आपको तो मेरा ये स्टेटमेंट याद रहता है कि सर ने बताया था कि 1rs डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड या विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ लोन पेयर। तो आपको लगता कि ओके इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कोई हाइड्रोजन का पोजीशन तो चेंज हुआ नहीं है, किसी सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड का लोकेशन ही तो चेंज हुआ है, राइट। अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली मैंने एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन किया कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है तो एक कार्बन अपना इसके साथ होमोलिटिक ब्रेकेज कर लिया। होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब होता है स्टूडेंट अपना अपने इलेक्ट्रॉन को बांट लेना इक्वली, राइट। तो एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहा और एक कार्बन भी इसके साथ लेट अस सपोज अगर होमोलिटिक ब्रेकेज करता है तो इसका भी सिचुएशन क्या रहेगा कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना इसका बचा हुआ रहेगा और एक कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ और एक कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर यहाँ पे बॉन्ड बना ले, राइट। ऐसा पॉसिबल है, इट माइट भी, ऐसा हो सकता है, करेक्ट ना। बट मेरा क्वेश्चन है कि इस RS का नाम हम लोग फर्स्ट दिए थे तो क्या इसको हम इस स्ट्रक्चर को इसका RS बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ऑल RS मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो अगर इस RS में अनपेयर्ड 0 है तो हर RS में अनपेयर्ड 0 होना पड़ेगा, बट इसमें अनपेयर्ड कितना हो गया है, 2 हो गया, राइट। एक यहाँ का और यहाँ एक यहाँ का, करेक्ट ना। दिस इज द रीजन कि अगर इसका नाम हम लोग A देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम C देते हैं तो C इज नॉट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। व्हाट द रीजन? in A and B number of unpaired is 0 but in case of C number of unpaired is 2, right। नोट करके लिख लीजिए, समझ गए ना। इसलिए यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता था। मैंने ये नहीं बोला कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड नहीं रहेगा, मेरा स्टेटमेंट था कि अगर इसमें अनपेयर्ड है, अगर इसमें अनपेयर्ड 0 है तो सब में अनपेयर्ड 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर? C is not the RS of A and B। लिख लीजिए। हो गया ना। इसको हटाएं। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए केस ऑफ पॉलिन्स। केस ऑफ पॉलिन्स। देखिए स्टूडेंट, इन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, राइट। और पॉलिन का मतलब मोर देन 1 डबल बॉन्ड। इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड bonds are present then
दिस इज द केस ऑफ, किसी का ऑडियो ऑन है? कौशिक निरुपम, अब आप समझ में आता है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट पे ग्रिप क्यों नहीं होता है? दिस इज द रीजन। नॉमेनक्लेचर तक तो देखते थे सारे लोग सही से अटेंड कर रहे थे, जहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर आया, अब बच्चे का अटेंडेंस, अब भाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए अगर आप क्लास मेरा स्टार्ट कर दो बंक करना, और अटेंडेंस तो पेरेंट्स के ग्रुप में जाता ही है, पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसे में पर्सनली पेरेंट्स को कॉल करने वाला हूँ, जिनका भी क्लास किसी वजह से भी अगर छूटता है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके स्टूडेंट क्लास अगर नहीं किसी कारण से अटेंड करते हैं, प्लीज़ 1 डे तक के लिए कोई बात नहीं, 2 डे के लिए, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू अगर नहीं करते हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, यू कॉल मी। देखिए, तो पॉलिन्स को मैंने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, देखिए तो क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, एग्री? इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर कंटिन्यूअस, then it is called क्यूमुलेंस। इसको क्यूमुलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? क्यूमुलेंस को ही क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड सिस्टम। तो अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूमुलेंस। इफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड are alternating, then it is called conjugated poloins. If neither cumulated nor conjugated, then it is called isolated. लिख लीजिए फास्ट। हो गया ना? स्टूडेंट, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है कल, और व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है, तो अभी मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एक आध दिन के लिए।
चलिए, तो किसी पर्पस के लिए अगर कुछ काम रहेगा तो मेरा ये नंबर एक और किसी और के पास रहता है, ऑफिशियल नंबर है, सेकंड ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे मैसेज छोड़ने से मुझे पता चल जाएगा। देखिए, तो इसमें कंटिन्यूअस है तो इसको क्या बोलेंगे, केस ऑफ क्यूमुलिन, राइट। और सिस्टम कंजुगेटेड है, इसको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड पोलिन्स। यहाँ कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्या अल्टरनेटिंग है, डबल सिंगल, तो दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड पोलिन्स। अब लिखिए, रेजोनेंस इन क्यूमुलेंस, हेडिंग बनाइएगा, रेजोनेंस इन क्यूमुलेटेड सिस्टम। इसको हटाएं। रेजोनेंस का फर्स्ट कंडीशन क्या था, पढ़िए, चलो देखिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस। मैं वेट कर रहा हूं सबका, चलो पीछे का पेज में जाइए और कंडीशन जो था उसको फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस। ओके, ये बात तो आप पहले से जानते हैं क्योंकि अभी पहले ही आपको ये चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ कि हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट। क्या ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, कंजुगेशन में नहीं है, राइट। बट भाई कंजुगेशन वाला टर्म बाद में आया था, पहले तो कंडीशन आया होगा ना। ये दूसरी बात कि मैंने बाद में कंडीशन पढ़ाया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp2, राइट। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। एग्री एवरीवन। तो इस कार्बन का अगर हाइड्रोजन sp2 है तो इसके पास 1 प्योर पी तो रहेगा, 2 पी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो 1 ऑफ द प्योर पी बचा हुआ रहेगा और वही पाई बॉन्ड बनाएगा। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इज इट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑब्वियसली नॉट। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर पी ऑर्बिटल, इज राइट। तो मान लेते हैं कि इसके पास प्योर पी पीजेड है, तो अगर इसके पास प्योर पी पीजेड है तो इस कार्बन के पास भी तो पीजेड होना पड़ेगा एक, वजह पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही पॉसिबल है, इज इट राइट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इस कार्बन का हाइड्रोजन था sp, तो इस कार्बन के पास हाउ मेनी प्योर पी आर लेफ्ट, 2, राइट। उसमें से एक पीजेड हो गया, तो दूसरा मान लेते हैं लेट पी वाई। बट अगर इसके पास एक पी वाई है तो एक पीजेड तो इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया, तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन, क्या पीजेड रहेगा, पाई बॉन्ड इसके साथ पीजेड बनाएगा। पीजेड तो इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो इस कार्बन के पास क्या होना पड़ेगा, इसके पास भी शायद पी वाई होना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए, दोनों पाई बॉन्ड
क्या अलोंग द सेम एक्सिस है? सर एक पाई बॉन्ड ऐसे है, राइट, अलोंग बाई एक्सिस, तो दूसरा पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस है, इज इट राइट? तो क्या बाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले पाई बॉन्ड आपस में ओवरलैप करेगा क्या? नहीं करेगा। दिस इज द रीजन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड जो रहता है, तो जस्ट कंटिन्यूअस वाला अपने साथ आप एक दूसरे के साथ रेजोनेंस नहीं करता है। और सेकंड, आपको तो पढ़ा ही दिया था कि यहाँ से यहाँ तक 3 कार्बन है, क्या सबके पास एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी है? पी जेड पी वाई हो गया, राइट? इसके पास पी जेड है, इसके पास पी जेड है, बट इसके पास तो पी वाई हो गया। क्या इसके पास पी जेड है? नहीं है। एग्री ना? इसका मतलब तो ये बात पहले से पता था कि हाँ दोनों बोथ पाई बॉन्ड और बोथ पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बिकॉज बोथ आर नॉट कंजुगेटेड, बट उसका रियल सेंस यहाँ से समझ में आ गया एकदम डेप्थ में। एग्री? चलिए, और कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड था कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड इस एग्जांपल में? नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड इक्वल टू 2, राइट? How many number of continuous pi bond? 4। तो नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड अगर 4 है तो 4 ऑड है या इवन है? इवन। तो भाई जब आसान वाला क्वेश्चन में सबका आंसर आ जाता है तो बाकी जगह भी एफर्ट लगाना है, बोलना है। ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? देखिए तो क्यों नहीं कंजुगेशन में है? सर कंजुगेशन का मतलब है 1 का गैप पे रहना, राइट? नेक्स्ट, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच में 1 का गैप है, राइट? दोनों के बीच में इट कंपलसरी कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड का ही गैप हो? गैप माइट भी सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है और डबल बॉन्ड का भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब है ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है, बोथ आर कंजुगेटेड, बट क्या फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड कंजुगेटेड है? बोथ आर नॉट कंजुगेटेड। इसका मतलब डैम श्योर, आज मैं इसको प्रूफ कर दूंगा इस एग्जांपल तक के लिए एटलीस्ट। तो आज को तो डैम श्योर कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस, अगर नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर इवन रहेगा तो फर्स्ट पाई बॉन्ड, कंटिन्यूअस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट आउट ऑफ कंजुगेशन रहेगा, दोनों आपस में कंजुगेटेड नहीं रहेगा। एवरीवन समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन देन फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड बोथ आर आउट ऑफ कंजुगेशन। इन कंजुगेशन या आउट ऑफ कंजुगेशन? आउट ऑफ कंजुगेशन रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन रहेगा तो क्या थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, यहां से यहां तक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ए और ए आपस में कंजुगेशन में है ही नहीं, तो कि यहां से यहां तक रेजोनेंस पॉसिबल है? मैंने ये नहीं बोला कि रेजोनेंस नहीं होगा, बट यहां से यहां तक रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट? चलिए अब इसका लास्ट प्रूफ और उसको लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे। यहां देखिए, इस कार्बन का हाइड्रोजन बताइए, sp2, एग्री? sp 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 sp2, राइट? तो अगर इसके पास कितना प्योर पी? सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे 1। इसके पास कितना प्योर पी? इसके पास 2, इसके पास 1।
मान लेते हैं इसके पास प्योर पी है पीजेड, तो इसके पास भी तो एक पीजेड होना पड़ेगा। अब मान लेते हैं इसके पास पी वाई है, तो इसके पास भी एक पी वाई होना पड़ेगा, राइट। हम लोग का कोशिश रहेगा कि एज पॉसिबल एज पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कराएं। अब इसके पास सेकेंड क्या होना पड़ेगा, तो सेकेंड आप पी एक्स भी बोल सकते हैं, बट मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इन दोनों को आपस में कंजुगेशन में कर देना है, राइट। तो कंजुगेशन में करने का मतलब क्या है, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में पैरेलल रहेगा। तो अगर ये पीजेड पीजेड है, अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आपके पास अब ऑप्शन एक है पीजेड मानने का, तो इसको पीजेड ही बनाइए। इसको इसके बीच में 1 का गैप है और ये आपस में कंजुगेटेड है। कंजुगेशन कौन सा रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस तभी करेगा जब ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड कोप्लानर रहेगा, मतलब अलोंग द सेम एक्सिस, राइट। अब यहां देखिए, तो फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड सेम टाइप ऑफ प्योर पी से बना है या अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप से बनना पड़ा है, डिफरेंट। चाहकर भी आप सेम नहीं कर पाएंगे अगर इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है तो, राइट। कंक्लूजन, फर्स्ट, if number of continuous double bond is even, if number of continuous double bond is even, then resonance is not possible throughout the molecule, then resonance is not possible throughout the molecule। हो गया ना। एक और कंक्लूजन, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, देन फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड, then first pi bond and last pi bond both formed by different type of pure orbital, then first pi bond and last pi bond both formed by different type of pure orbital, both formed by different type of pure orbital। सही है ना। बोलिए, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑड है या इवन है, इसके बीच में कितना गैप है, 1 का, और 1 का गैप है मतलब कंजुगेशन में है, कंजुगेटेड, राइट। तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, सर रेजोनेंस तो होना चाहिए, बट रेजोनेंस होगा या नहीं होगा इसको एक बार बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास पीजेड है, तो इसके पास भी तो एक पीजेड होना पड़ेगा। इसके पास 1 प्योर पी, राइट, इसके पास 2 प्योर पी है, लेट इसके पास पी वाई है, तो इसके पास एक पी वाई होना पड़ेगा, राइट। और हम लोग को कोशिश रहना चाहिए कि अगर यह बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कंजुगेशन में है, ए और ए ऑल एटम आर इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस, तो सर ऑल एटम आर इन्वॉल्विंग रेजोनेंस का मतलब क्या है, तो भाई ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड, तो ए पाई बॉन्ड किसके बीच का है, इस कार्बन, ए पाई बॉन्ड इस कार्बन, तो सारा कार्बन तो आ गया ना। तो इफ ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस देन मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर पी,
तो हम लोग को कोशिश करना है कि सेम टाइप का कर दें। अगर पॉसिबिलिटी मेरे हाथ में है तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी बचा हुआ है, इसके पास एक प्योर पी बचा हुआ है, लेट इट इज पीजेड राइट। तो इसके पास भी क्या होना पड़ेगा, पीजेड। तो देखिए तो ए पीजेड 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 पीजेड, क्या सारे कार्बन के पास पीजेड 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 है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक? इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन, ऑब्वियसली रेजोनेंस होगा, ऐसे रेजोनेंस हो रहा है, एग्री ना। नहीं जो क्लास कर रहे हैं स्टूडेंट उनको सच में प्रॉब्लम एक्चुअली होगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ भी आएंगे तो ये सब स्ट्रक्चर वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट होगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे इस चीज़ों को समझ रहे हैं, या वो डीके से नहीं उठा पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम यहाँ समस्या ये हो जाएगा। क्या स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है क्या किसी स्कूल में? अब चलिए यहाँ देखिए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहला ऑब्जर्वेशन कि इफ़ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड then throughout the molecule resonance is possible, first case. Second, if number of continuous double bond are odd, then first and last pi bond both formed by same type of pure p, right? इसका मतलब फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड शुड बी कोप्लेनार, राइट? नॉन प्लेनार या कोप्लेनार? कोप्लेनार रहेगा। ये भी अलोंग बाय जेड एक्सिस और ये भी अलोंग जेड एक्सिस, समथिंग लाइक दिस, अलोंग जेड एक्सिस, तभी क्या रहेगा, अलोंग जेड एक्सिस। कंक्लूजन, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर ऑड, if number of continuous double bond are odd, if number of continuous double bond are odd, then resonance is possible throughout the molecule, then resonance is possible throughout the molecule. And we also observed that first pi bond and last pi bond damns your first pi bond and last pi bond damns your formed by same type of pure vital, same type of pure vital, and both pi bonds are coplanar, and both pi bonds are coplanar. देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इट इज ऑड, राइट? जस्ट चेक करके देखिए तो फर्स्ट और लास्ट क्या कंजूशन में आता है, वन के गैप पे, ए और ए वन के गैप पे है, एग्री? और ए भी तो वन के गैप पे है, तो कंजुगेशन के लिए तो वन का गैप पे चाहिए। डबल बॉन्ड, वन का गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर वन का गैप, फिर डबल बॉन्ड, राइट? डबल बॉन्ड वन गैप, डबल बॉन्ड वन गैप, डबल बॉन्ड वन गैप, अगर ऐसा मेंटेन कर रहा है मतलब ए और ए आपस में कंजुगेशन में है, राइट? इसका मतलब बोथ आर कंजुगेटेड और ये भी कंजुगेटेड। तो क्या यहां से कंक्लूजन दे सकते हैं कि ए और ए आपस में कंजुगेशन में रहेगा? ऑल्सो कंजुगेटेड। इसका मतलब है कि ए अगर बनेगा पीजेड से तो इसको भी किससे बना पड़ेगा, पीजेड से, इज इट राइट?
प्लेनरिटी इन क्यूमुलेंस। ध्यान से देखिएगा एवरीवन। कितना डबल बॉन्ड है? ऑड या इवन? ये आंसर दीजिए, ऑड है या इवन है? इवन है। और ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड आपस में कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री। अगर एक पीजेड से बनेगा तो दूसरा पी वाई से बनेगा, राइट। इवन के लिए मैंने यही बताया था कि इन केस ऑफ इवन, अच्छा वीडियो सही से नज़र आ रहा है या ब्लर है? ठीक है। तो दोनों पाई बॉन्ड नॉन प्लेनार है। इफ दिस पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस तो दिस पाई बॉन्ड विल बी अलोंग वाई एक्सिस, राइट। तो एक्चुअल में ये देख लीजिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे, तो इसको आप हाइड्रोजन मानिए। इस मार्कर के वन ऑफ द एंड को 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और ये मेरा फिंगर है, उसको वन ऑफ द पाई बॉन्ड मानिए, और इसको भी इसको पाई बॉन्ड। बट दोनों पाई बॉन्ड क्या सेम प्लेन में है या एक दूसरे से 90 डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। तो इन केस ऑफ क्यूमुलिन, स्पेशली व्हेन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर इवन, तो फर्स्ट पाई बॉन्ड और लास्ट पाई बॉन्ड नॉन प्लेनार हर एक दूसरे पे 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री को मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द पाई बॉन्ड को कांस्टेंट करते हुए दूसरे के अलॉन्ग रोटेशन लेते हैं, और ड्यू टू रोटेशन जिस प्लेन में ये दोनों हाइड्रोजन रहेगा, अगर मेरा ये दोनों हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन चला जाता है, करेक्ट। ऐसे हो जाता है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड में है तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या रहेगा? एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन रहेगा। ओके एवरीवन। लेकिन एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन में अभी भी अगर ये sp2 है तो 120 मेंटेन करते हुए एबव द प्लेन रहेगा। कहने का सेंस है कि सर क्या आप ऐसे बोल रहे हैं, एक ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, 90 नहीं, एबव द प्लेन का मतलब 90 नहीं, मतलब एक ऐसे सिमेट्रिकली एबव रहेगा तो दूसरा सिमेट्रिकली जस्ट लाइक दिस। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? नॉट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। देखिए नजर आया? ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखिए, मैं अपने हथेली पे कोई एक पॉइंट को फिक्स करता हूँ और मेरे हथेली का इस जो प्लेन है उस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर वन ऑफ द मार्क हेलो, किसी का कॉल आ गया था। ओके अभी तो आवाज़ जा रहा है ना? ओके तो एक्चुअल में इस प्लेन में किसी भी एक पॉइंट को अगर फिक्स कर देते हैं तो इस प्लेन के इस पॉइंट के रेस्पेक्ट और उसके बाद मेरे पास 2 पॉइंट है, एक सिमेट्रिकली एबव, एक सिमेट्रिकली बिलो। वन ऑफ द पॉइंट इज सिमेट्रिकली एबव एंड अदर पॉइंट इज सिमेट्रिकली बिलो। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी प्लेन में अगर किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हैं
और उस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर मेरे पास दो पॉइंट है जो सिमेट्रिकली एबव है सिमेट्रिकली बिलो है, तो उस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? हेलो, हाँ हेलो मैम, हेलो। हाँ हाँ, मेरा फ़ोन एक्चुअल ख़राब हो गया तो मैं सुबह ओके। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन और ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा, बट बिकॉज ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, तो उस 90 डिग्री को मेंटेन करने के लिए एक रोटेशन होता है इसके अराउंड, जस्ट लाइक दिस। उस केस में ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन इस व्हाइट बोर्ड से अलग होता है, और ए एबव द प्लेन और ए बिलो द प्लेन। तो एक्चुअल में यहाँ से अगर डिस्टेंस L1 है इस हाइड्रोजन से, ये आइसोमेरिज्म में यूज करूँगा, और ए अगर डिस्टेंस L2 है, और तब आपसे पूछा जाएगा L1 इक्वल टू L2, L1 लेस देन L2, L1 ग्रेटर देन L2, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? L1 इक्वल टू L2 रहेगा, करेक्ट ना? चलिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, दिखा दीजिए। हो गया ना? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि इफ़ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन, देन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज इट प्लेनार या नॉन प्लेनार हो जाएगा? नॉन प्लेनार, राइट? यहाँ देखिए तो नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर ऑड या इवन? इट इज इवन, राइट? ये भी ऐसे ही रहेगा। तो बताइए, यहाँ का डिस्टेंस अगर L1 है और ए डिस्टेंस अगर L2 है, तो क्या बोल सकते हैं L1 इक्वल टू L2? और ए मॉलिक्यूल भी क्या है? नॉन प्लेनार। और ए मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा? नॉन प्लेनार। एग्री ना? लिख लीजिए फर्स्ट। हो गया स्टूडेंट? देखिए तो यहाँ पे ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड नॉन प्लेनार या प्लेनार, इसके जो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो अगर रेजोनेंस होगा तो क्या यहाँ पे इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड, इफ दिस पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस, तो इट मस्ट बी अलोंग जेड एक्सिस, राइट? तो क्या यहाँ पे इसका रोटेशन 90 डिग्री मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट है या सेम प्लेन में रहेगा? यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पाई बॉन्ड को क्या आपस में एक दूसरे के अलोंग 90 डिग्री पे होना है क्या, या पैरेलल रहेगा? तो पैरेलल रहेगा तो जिस प्लेन में इस कार्बन का हाइड्रोजन रहेगा, डैम श्योर उसी प्लेन में इस कार्बन का भी हाइड्रोजन रहेगा, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे रोटेशन लेने का रिक्वायरमेंट
नहीं है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन में डॉट दिखाएंगे। डॉट का मतलब होता है बिलो द प्लेन, राइट। बट यहाँ पे दिखाने का रिक्वायरमेंट तो नहीं था कि अगर इन सब को एक साथ मिला दिया जाए चारों पॉइंट को तो काइंड ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 है तो ये डायगोनल का काम करेगा। और ए दोनों हाइड्रोजन बोथ दिस टू हाइड्रोजन एंड दिस टू हाइड्रोजन बोथ आर इन द सेम वाइटबोर्ड प्लेन। तो इस केस में क्या L1 और L2 सेम होगा या L1 नॉट इक्वल टू L2? यस, और L1 लेस देन L2, L1 लेस देन मतलब L2 बड़ा हो जाएगा, L1 छोटा हो जाएगा, राइट। बट इस केस में दोनों इक्वल है, एग्री। दिखा दीजिए। देखिए डीके सीट में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आप लोग निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन में 22 एंड 23 सबके पास है ना? क्वेश्चन नंबर 22 किनके पास नहीं है? तो जिनके पास नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। जिनके पास नहीं है वो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले पाएंगे? हो गया, ओके। कोई आपके जान पहचान के पान बाजार जाते हैं? भेज दीजिएगा। मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर ही नहीं देते हैं। बड़ा अजीब समस्या है कि कोई भी जान पहचान के पान बाजार जाएंगे तो उनको भेज दीजिएगा, किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाएगा फ़ोटो खींचकर। यहाँ पे इस पेज का भी लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए तो बन जाएगा। ट्वेंटी टू में नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन है, राइट। तो सही रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? ए रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, क्या रहेगा? विच वन रिप्रेजेंटेशन शुड बी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? आई थिंक सी, राइट। वेरी गुड, यस। और क्वेश्चन नंबर 23 का, अच्छा ये तो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 7, डू इट फास्ट, डू इट वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 39, ये तो आपके सामने सॉल्यूशन है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 40, तो उसका ऑप्शन क्या है? L2 ग्रेटर देन L1 देखिए तो मतलब L1 लेस देन L2, करेक्ट ऑप्शन सी, राइट। देखिए तो आंसर सी आता है, ठीक है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ये 2-3 जगह रिक्वायरमेंट होगा। तो अब तो समझ में आ गया ना। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? सर कंक्लूजन इज दैट इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इज इवन देन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनार। But if number of continuous double bond are odd and if it is pure cumulins, pure cumulin का मतलब कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और सिर्फ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, राइट। प्योर क्यूमिलिन का मतलब मिक्स क्यूमिलिन नहीं है। प्योर क्यूमिलिन का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, इज इट राइट? कंक्लूजन लिखिए,
इफ लिखेगा इन केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन, इन केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन्स, इन केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन्स ओके एवरीवन डू वन थिंग, मेरे लिए काम कीजिए। तो सब लोग एक बार अटेंडेंस लगाइए। जो अटेंडेंस लगा के भागते हैं ना उनका आज क्लास लिया जाएगा। प्लीज़ मेरे लिए काम कीजिए, तो अटेंडेंस लगाइए। तो डू इट फास्ट एवरीवन, एंड नो वन टेल योर फ्रेंड्स जो यहाँ पे लिव किए हैं। या तो कैटलिस्ट में क्लास करेंगे और नहीं तो कल ही कैटलिस्ट उनको ऑफ करूँगा। बिना मुझे को बताए हुए बीच क्लास से लीव कर जाते हैं। सब लोग अटेंडेंस लगाइए। 22 ओनली हैं, 29 होना चाहिए। एक मिनट के अंदर सब लोग अटेंडेंस मारिए। यहाँ पे मैं एक चैट सेव किया हूँ बिफोर 5:15 और अभी एक चैट सेव कर रहा हूँ जो अभी आप लोग लगा रहे हैं। प्लीज़ स्टूडेंट अटेंडेंस लगा लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन। और जो 23 हैं बाकी लोग नहीं लगा रहे हैं तो उनको अभी एब्सेंट हो जाएगा। इट माइट भी हो सकता है कि सिर्फ ज्वाइन करके कहीं और मूव कर रहे हैं। 23 लोग हैं, मैं नाम बोल देता हूँ। सब लगा लिए ना? चलिए अब लिखिए कंक्लूजन में। इन केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन्स इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इज इवन, इन केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन्स इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इज इवन, then overall molecule is non-planar, then overall molecule is non-planar, and if number of continuous double bond, मैं प्योर क्यूमुलिन्स के लिए बात कर रहा हूँ, if number of continuous double bond is odd then overall molecule is planar, करेक्ट ना? देखिए ये क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा? प्लेनार, सेम प्लेन में ए हाइड्रोजन और बाकी सारा कार्बन, ऑल एटम्स लाइज इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन। बट क्या यहाँ पे सारा एटम व्हाइट बोर्ड में है? यहाँ से यहाँ तक तो व्हाइट बोर्ड में है, बट ये दोनों क्या है? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इज इट राइट? चलिए स्टूडेंट इसको प्योर क्यूमुलिन्स आप बोल सकते हैं। इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर क्यूमुलिन्स। क्यों? क्योंकि सर इसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड तो है, यहाँ से यहाँ तक काइंड ऑफ क्यूमुलिन, बट इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया था। दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन्स। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो प्योर क्यूमुलिन्स के लिए मैंने कंक्लूजन लिखवाया, राइट? कि इन केस ऑफ प्योर क्यूमुलिन ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा। कैसा रहेगा तो कैसा होगा? अगर प्योर क्यूमुलिन्स में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर इवन है और प्योर क्यूमुलिन है, नॉन प्लेनार होगा। अगर ऑड है, प्लेनार होगा, राइट? बट यहाँ देखिएगा, ऑड होते हुए भी
इसको ऑड होते हुए भी क्या, जो मेरा स्टेटमेंट है इसके लिए नहीं दिया था। दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर क्यूमुलेशन, राइट। भाई किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक भी कार्बन sp3 हो गया तो sp3 का मतलब ही होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, करेक्ट। इसलिए किसी भी जगह पे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक भी sp3 एटम आ गया तो क्या उसको हम लोग फिर बोलेंगे प्लेनार? उसको फिर हम लोग प्लेनार नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि राकेश सर ने तो बोला था कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑड रहेगा तो उस केस में क्यूमुलेंस को प्लेनार बोलना है। वो तब बोला था जब प्योर क्यूमुलेंस है। दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर क्यूमुलेंस, राइट। तो इसको क्या बोलिएगा, प्लेनार या नॉन प्लेनार? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन प्लेनार? दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, राइट। चलिए अब लिखिए। तो अभी तक हम लोग रेजोनेंस कहाँ देख रहे थे? इन केस ऑफ क्यूमुलेटेड सिस्टम, राइट। और क्यूमुलेटेड सिस्टम में किस में थ्रू आउट द मॉलिक्यूल रेजोनेंस होगा और किस में नहीं होगा? अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑड रहेगा तो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल होगा, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन रहेगा तो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं होगा। और इस पर अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव आएगा, और जो मैंने प्लेनेटी के लिए सिखाया है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी आएगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी आएगा, करेक्ट। जो मैंने इसका यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, कंजुगेटेड। तो ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर सिस्टम कंजुगेटेड रहेगा तो रेजोनेंस होगा, राइट। कोई नया बात नहीं है, राइट। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब क्या? कंजुगेटेड पॉलिन्स का मतलब बोथ डबल बॉन्ड आर अल्टरनेटिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंजुगेटेड पॉलिन्स, करेक्ट ना। तो लिखिए, इन कंजुगेटेड पॉलिन्स, इन conjugated pollens resonance is possible. In conjugated pollens resonance is possible. In conjugated pollens resonance is possible provided molecule is not suffering from a steric repulsion. Provided molecule is not suffering from a steric repulsion. तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा स्टूडेंट, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, राइट। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा दर्शना? वेरी गुड सर। पाई बॉन्ड के बीच में नहीं होगा बट लोन पेयर के साथ होगा, राइट। समझ गए? कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड नहीं करेगा बट यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी था, और लोन पेयर और इसके बीच में 1 का गैप है। इज इट राइट? दैट्स वाई यहाँ पे रेजोनेंस होगा बट दोनों पाई बॉन्ड के बीच में नहीं होगा। लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में होगा। एग्री ना? तो अभी भी हम लोग अपने स्टेटमेंट में हैं। हम लोग का स्टेटमेंट था कि अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन है, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड अगर इवन है तो उन पाई बॉन्ड के बीच में नहीं होता है। अब इस टाइप का सिचुएशन अगर क्रिएट होगा जिसमें लोन पेयर डाल दिया जाएगा और ये लोन पेयर और लोन पेयर का वन ऑफ द पाई बॉन्ड के साथ 1 के गैप पे कंजूशन हो गया, ऑब्वियसली रेजोनेंस होगा, राइट। तो भाई दिस इज, ये तो प्योर क्यूमुलेंस का ऐसे भी केस नहीं लग रहा है। प्योर क्यूमुलेंस मेरे माइंड में चल रहा था कि कार्बन 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 हो, राइट। चलिए, आइसोलेटेड पॉलिन्स में रेजोनेंस होगा। ये तो पहले से ही इसको बोल दिया गया आइसोलेटेड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या इसके बीच में रेजोनेंस पॉसिबल है? इसका था इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉलिन्स
यहाँ देखिए, नॉट पॉसिबल। चलिए एवरीवन, हो गया ना। अब आप लोग हेडिंग बनाइए, रेजोनेंस, ऐसे लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। पॉइंट लिखिएगा, रेजोनेंस इन, फर्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल at the cost of delocalization of pi electron. Resonance increases stability of molecule at the cost of delocalization of pi electron. सेकेंड पॉइंट बनाइएगा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इंटर पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेज, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इंटर पाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेज and pi cloud nucleus attraction increases, and pi cloud and nucleus attraction increases. That is why stability of molecule increases. That is why stability of molecule increases. एक और पॉइंट बनाएगा, फॉर दीज रीजन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, फॉर दीज रीजन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। And this decrease of potential energy, and this decrease of potential energy release in form of resonance energy, release in form of resonance energy। एक मिनट, अब ध्यान से सुनिएगा। तो मेन फैक्ट इज़ दैट कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस अगर हो रहा है तो रेजोनेंस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? सर स्टेबलाइज करेगा, पहला पॉइंट, राइट। और ये स्टेबलाइजेशन क्यों होता है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, राइट। डीलोकलाइजेशन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और दोनों फैक्टर स्टेबिलिटी के लिए फेवरेबल है। रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, एग्री? एंड फिर से हो गया क्या? एक मिनट रुकिएगा एवरीवन। और अट्रैक्शन ज़्यादा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़्यादा।
ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए, 10 इलेक्ट्रॉन इतने जगह में है और 10 इलेक्ट्रॉन इतना जगह में है, कहाँ पे रिपल्सन कम रहेगा? इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, राइट? चलिए, यहाँ का पाई क्लाउड, ध्यान से समझिएगा, यहाँ का पाई क्लाउड सिर्फ इस दो कार्बन, अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ का पाई क्लाउड इस दो कार्बन के बीच में सिर्फ कॉम्पैक्ट रहता है, दो ही कार्बन के बीच में, और ए पाई क्लाउड भी सिर्फ इस दो कार्बन के बीच में रहता, राइट? लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस, जब इसका हाइब्रिड में देखते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर तो ये था, राइट? तो आपको नहीं लग रहा कि पाई क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल पे बादल की तरह छा गया, स्प्रेड कर गया? तो बोलिए, कहाँ पर रिपल्सन का सिचुएशन ज़्यादा है? अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा था, करेक्ट, जगह कम मिल रहा है, बट यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ये पूरा यहाँ का पाई क्लाउड आपस में रेजोनेंस करके ये पाई क्लाउड यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट? और ऑब्वियसली अगर ये मेरा क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा, मतलब रिपल्सन कम होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, राइट? दूसरी बात, अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन का सिर्फ इस कार्बन के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होता, राइट? बट ड्यू टू डीलोकलाइजेशन यहाँ का पाई क्लाउड इन दोनों न्यूक्लियस के साथ तो अट्रैक्शन में है ही, साथ में इसका भी अट्रैक्शन में रहेगा, राइट? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ भी जा रहा है, एग्री ना? दिस इज द रीजन के मैंने दोनों पॉइंट लिखवाया कि रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और दोनों कंडीशन से मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है, और किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज है मतलब उस सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज है, और जितना अमाउंट से एनर्जी डिक्रीज करेगा वही उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, राइट? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ तक हो गया? जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इसमें कितना आरएस था? हाउ मेनी आरएस? वेरी गुड, 3 आरएस था, राइट? इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, राइट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है या रेजोनेंस हाइब्रिड? वेरी गुड।
देखिए, अगर स्टूडेंट यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर रेजोनेंस नहीं होता तो मेरा स्ट्रक्चर जैसे है वैसे रहता, यही रहता, राइट। बट रेजोनेंस के वजह से अब ये मेरा इमेजनरी कॉन्सेप्ट बन गया और रियल हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। और रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? पूरे मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेटिव कौन बन के रहता है? जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, राइट। इसलिए अगर मुझे रिएक्शन भी दिखाना रहेगा तो मैं इसको लेकर काम करूंगा। इसका 3 RS है, बट रिएक्शन भी अगर मुझे करना रहेगा तो इसको लेकर काम करेंगे। तो सर ये तो इमेजनरी है, भाई इमेजनरी है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड में इसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, राइट। दिस इज द रीजन कि अगर हम लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी का कि रेजोनेंस होने से रेजोनेंस हाइब्रिड बना, तो एक्चुअल में जितना अमाउंट और से एनर्जी डिक्रीज करेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? मोस्ट स्टेबल RS के रेस्पेक्ट में। तो मोस्ट स्टेबल RS के रेस्पेक्ट में रेजोनेंस हाइब्रिड तक आने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, राइट। अगर रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ पे रहते, ड्यू टू रेजोनेंस मेरा बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड, करेक्ट। तो अगर ए गैप, यहाँ देखिएगा, ए गैप ज़्यादा, अगर ए गैप ज़्यादा मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, और रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा मतलब ये ऊपर जाएगा या और नीचे आएगा? और नीचे आएगा। और जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोफाइल पे नीचे आएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब रियल मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो यहाँ से क्या एक फार्मूला बना सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल RS माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। एक कहीं पे काम में आ जाएगा, लिखिए डायग्राम ड्रॉ करके। करेक्ट है एवरीवन? स्टेबिलिटी ऑफ, तो बोले किस प्रोसेस के वजह से ये एनर्जी रिलीज हो रहा है? रेजोनेंस का प्रोसेस की वजह से, राइट। रेजोनेंस एनर्जी किसको बोल रहे हैं? ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस का प्रोसेस ज़्यादा तो रेजोनेंस एनर्जी कम या रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा? ज़्यादा रहेगा। हेडिंग बनाइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ये बार बार मुझे मॉडल्स को लगाना पड़ रहा है क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का साइन निगेटिव रहेगा, राइट, क्योंकि सिस्टम से रिलीज हो रहा है। एग्री ना? ये थर्मोकेमिस्ट्री में आप देख रहे होंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस ज़्यादा मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। याद है ना कि इस फ्राइडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। एक अलग नोटबुक बना लीजिएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा।
अब इसमें बहुत सारा पॉइंट पे आपको गौर करना पड़ेगा, लेकिन पहले देखते हैं। बोलिए, रेजोनेंस एनर्जी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेजोनेंस एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज होता है वो किसका एनर्जी रिलीज होता है? मॉलिक्यूल में किसका? मेरा क्वेश्चन बहुत क्रिस्टल क्लियर है। रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रहा है, राइट? तो कहाँ से रिलीज हो रहा है सर? मॉलिक्यूल में से। मॉलिक्यूल में से किसका? किसी का तो रिलीज होगा। तो फिर दिमाग में आएगा रेजोनेंस करता कौन है? ओके, रेजोनेंस तो इलेक्ट्रॉन करता है। किसका इलेक्ट्रॉन? या तो लोन पेयर नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन, राइट? फिर दिमाग में आएगा अच्छा ये होता क्यों है? डीलोकलाइजेशन। फिर माइंड में आया ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो एक्चुअल में रेजोनेंस में जो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करता है वो या तो लोन पेयर का नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, राइट? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, करेक्ट ना? तो सर इतना डेप्थ में बात पूछा जाएगा? तो इतना डेप्थ में बात बिल्कुल पूछा जाएगा और डीके में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए जो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब जब आप डीके बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है? तो एक बात तो समझ में आ गया ना कि आज के बाद कोई पूछेगा रेजोनेंस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एक्चुअली किसका एनर्जी जाता है? तो सर जो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इन्वॉल्व रहता है उसका एनर्जी रहेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का नहीं रहेगा, राइट? ओके, तो एक्चुअल में मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो किसी रेजोनेंस के प्रोसेस में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और किसी रेजोनेंस के प्रोसेस में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा? सर ऑब्वियसली 6 जहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा तो मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिलीज होगा, राइट? इसका मतलब वहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन। कंजुगेशन ज़्यादा तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, बजाय कंजुगेशन ज़्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, एग्री ना? बट अब इस टाइप का क्वेश्चन ले लिए, देखिए ये मैं लिखवाऊंगा, बहुत सिस्टमेटिक एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इस टाइप का अगर एग्जांपल अगर आपके सामने रख दिया तो इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इन दिस सिस्टम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? 4, 2 इसका, एक 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, 4 ही ना? यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? तो सर यहाँ भी कंजुगेशन 2 ही है, डबल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का रहेगा, राइट? तो क्या नंबर ऑफ कंजुगेशन दोनों में अलग है या नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है? तो भाई नंबर ऑफ कंजुगेशन से आप यहाँ पे आंसर दे सकते थे? नहीं दे सकते हैं, राइट? बिकॉज नंबर ऑफ कंजुगेशन बोथ आर इन इक्वल, करेक्ट? यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एग्री? आज दोनों में कॉमन बात ये है, नहीं ये वाला पार्ट कॉमन है, अनकॉमन क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, एग्री एवरीवन? तो भाई रेजोनेंस में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा होता है? कौन रेजोनेंस ज़्यादा करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर या नाइट्रोजन का लोन पेयर? बताए तो थे। इफ कंपेरिजन इन द सेम पीरियड, राइट? वेरी गुड, इफ कंपेरिजन इन द सेम पीरियड तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा, एग्री ना? तो बोले ये तो आंसर यहाँ से ही पता चल गया था, किसका लोन पेयर रेजोनेंस में ज़्यादा जा रहा है? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में ज़्यादा जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में कम आ रहा है, राइट? और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन रखा जाएगा, एग्री? तो बताइए किस सिस्टम में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, ए में या बी में? ए में सर ज़्यादा होगा और बी में कम होगा। उसका दूसरा वजह यहाँ देखिए, अब ए है आर, ए मेरा सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए में 2 आर एस फर्स्ट और आर एस सेकेंड, यहाँ भी आर एस फर्स्ट एंड आर एस
सेकेंड, अगर सेकेंड आर एस में जाते हैं तो अनकॉमन बात क्या है? कॉमन तो है यहाँ तक, अनकॉमन है यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, वहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव है। किस पे पॉजिटिव ज़्यादा टॉलरेबल, ज़्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल? सर ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे, राइट। तो भाई नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इसका मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, बट इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी कम रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी ही कम रहेगा, मतलब रेजोनेंस होने का चांस कम रहेगा, राइट। करेक्ट ना? चलिए, तो स्टूडेंट इसी एग्जाम्पल के साथ, अभी इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल के साथ ऐसे आप इसमें बोल सकते हैं सिस्टम ए और सिस्टम बी में किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रहेगा? ए ग्रेटर देन बी, राइट। रेजोनेंस एनर्जी बजा, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, इसमें रेजोनेंस कम हो रहा है, करेक्ट ना? चलिए, तो आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? बिल्कुल क्लास में रहिएगा। और करंट एक लेट मी प्लीज। और करंट अगर चला भी गया है तो मोबाइल में थोड़ा बहुत रहता है करंट, और तो बैटरी रहेगा। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। देखिए इसके लिए देखिए जो लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, बट जो लोग किसी वजह से नहीं, कुछ ऐसा भी सिचुएशन है, मैं आप लोग देखिए जब